हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग ने लास्ट क्लास में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पे बात की थी और इसकी 8 धाराएं कंप्लीट हो गई थी। एक दोबारा से इसको देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें टोटल 31 धाराएँ थीं और टोटल 6 अध्याय थे और 2 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद में ये कानून जिस दिन बना उसके 120वें दिन लागू होना था, लिखा हुआ था सेक्शन 1 में। अब इसकी एक बार धाराओं को शॉर्ट में देख लें। अध्याय 1 था संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। परिभाषाएं हम लोग ने देखी थी, जिसमें से एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जिसको कहते हैं समुचित सरकार। उसके बाद लोक प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, डॉक्यूमेंट की, इनकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी। सूचना का अधिकार धारा 3 में दिया गया है, सभी लोगों को सूचना का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि इस कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस कानूनों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये यहाँ पे बोला गया इस कानूनों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभी लोगों को सूचना का अधिकार होगा। मतलब कुछ मामलों में आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा था। लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं थीं कि जो लोक प्राधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, लोक प्राधिकारी अपने यहाँ सूचना को इस तरीके से रखेंगे जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को पा सके या सुकर बनाई जा सके, फैसिलिटेट की जा सके। ये तो आपका धारा 4 में था। धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। पदनाम में कहा गया था कि जो पब्लिक अथॉरिटी होंगी वो क्या करेंगी, अपने अधिकारियों में से डेजिग्नेट करेंगी, पदनाम देंगी किस चीज़ का। अगर केंद्र की सरकार है तो CPIO होगा और राज्य की सरकार है तो SPIO होगा। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर राज्य लोक सूचना अधिकारी। उसके बाद में सूचना प्राप्त करने के लिए अब अनुरोध, रिक्वेस्ट किया जाएगा। रिक्वेस्ट रिटन में हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो सकता है, हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, या ऐसी क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है जिसमें अनुरोध दिया गया है, यानी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है जिसमें वो अनुरोध दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में फिर था आपका अनुरोध का निपटारा। नॉर्मल केस में 30 दिन के अंदर देना होगा जब वो कंप्लेंट रिसीव हुई है, और अगर प्राण व स्वतंत्रता से संबंधित मामला है तो 48 घंटों के अंदर देना होगा, 48 आवर्स में देना होगा। और अगर कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिसीजन नहीं लेता है तो क्या माना जाएगा, तो माना जाएगा उसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अगर वो निर्णय नहीं ले पाता है तो माना जाएगा उसने अनुरोध को, रिक्वेस्ट को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद धारा 8 थी सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। धारा 8 में 3 उपधाराएं थीं। 8 का 1 था, 8 का 2 था और 8 का 3 था। 8(1) में A से J तक थे। A से J तक के वो केसेस थे जहाँ पे सूचनाएं दी जाने से छूट है। उसके बाद 8 का 2, 8 का 3 हम लोगों को देखना नहीं था, तो मैं अब आपको दोबारा से सेक्शन 8 बताने जा रहा हूँ। फिर से देख लीजिएगा धारा 8, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। धारा 8 इंपॉर्टेंट है। हाँ, देख लीजिएगा धारा 8। धारा 8 में पहली सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या अपराध का उद्दीपन होता हो, तो वो इंफॉर्मेशन सरकार नहीं देगी। वो सूचना जिसके प्रकाशन से न्यायालय की अवमानना होती हो, वो भी सूचना नहीं दी जाएगी। उसके बाद था जिसके प्रकटन से इस राज्य के विधानमंडल या संसद के किसी सदस्य का क्या होता हो, विशेषाधिकारों का हनन होता हो, प्रिविलेज का ब्रीच होता हो, वो नहीं दी जाएगी। वाणिज्यिक विश्वास, ट्रेड सीक्रेट या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, वो नहीं दी जाएगी।
वैश्वासिक नातेदारी में जो सूचना मिली है वो नहीं दी जाएगी। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जो किसी के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देती है वो नहीं दी जाएगी। ऐसी सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन आती हो वो नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल के कागज पत्र वगैरह नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर मंत्रिमंडल ने डिसीजन ले लिया है तो डिसीजन लेने के बाद वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। फिर हम लोग ने देखा जो मेन था वो था 81J। 81J ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कहा जो व्यक्तिगत सूचना है, पहले लिखा 2023 के पहले कुछ और था, 2023 के बाद पोजीशन बदल गई। 23 के पहले था कि जो व्यक्तिगत सूचना है उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर उसका संबंध लोकहित से है, पब्लिक इंटरेस्ट से है तो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन 2023 में जो मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में, DPDP एक्ट था 2023 का, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी धारा 44 का खंड 3, 44 का सबसेक्शन 3 ये कहता था कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो व्यक्तिगत सूचना है, उससे अगर लोकहित प्रभावित हो रहा हो, पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो, उसके बावजूद भी वो नहीं दी जाएगी। यानी कि DPDP एक्ट RTI एक्ट को ओवरराइड कर रहा है। DPDP एक्ट RTI एक्ट के ऊपर प्रभावी हो रहा है। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, तो ये हम लोग ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो ये धारा 8 तक की धाराएं हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। धारा 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। धारा 9 में कुछ मामलों के लिए, कतिपय मामलों का मतलब होता है कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। इसका मतलब केवल और केवल कॉपीराइट से है। ठीक है। अगर कॉपीराइट का मामला है तो यहाँ पे जानकारी देने से मना कर दिया। प्रतिलिप्याधिकार का मतलब होता है कॉपीराइट, प्रतिलिप्याधिकार का मतलब होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का केस अगर है तो यहाँ पे जानकारी देने से धारा 9 में मना कर दिया जाएगा। पृथक्करण, केवल आप इतना याद रखना कि पृथक्करण का जो कॉन्सेप्ट है वो धारा 10 में दिया गया है। बाकी 10 में कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो आती हैं, जैसे यहाँ पे है तीसरी व्यक्ति की सूचना, थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी 30 दिन का समय होता है, 30 दिन के अंदर अंदर दी जा सकेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार इसको रीड करके आपको दिखा दूं, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, मतलब जो PIO, CPIO या SPIO जो इंफॉर्मेशन सूचना प्रकट करना चाहते हैं, जो किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया जाना है और उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ CPIO या SPIO अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर, मतलब जो अनुरोध मिला होगा उसके 5 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, ऐसे तीसरे व्यक्ति को अनुरोध की इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना दे देंगे। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में जो धारा है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में जो तीसरा व्यक्ति होगा, वो तीसरा व्यक्ति के संबंध में जानकारी मांगी जा सकती है और वो धारा 11 में मांगी जाएगी। अनुरोध जब उनको रिसीव हुआ है उसके 5 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा, बताना होगा। और ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर देनी होगी, 30 डेज के अंदर देनी होती है। ये है धारा 11। अब जो मेन धाराएं हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। धारा 12, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 12 धारा 12। इसको कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC का गठन। तो CIC का गठन केंद्र सरकार करेगी। CIC का गठन केंद्र सरकार करेगी। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन का गठन करती है केंद्र सरकार। इसमें कौन कौन होगा,
तो इसमें होगा मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त इसको कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ध्यान रखिएगा ये कमिश्नर है, वो कमीशन था, ये कमिश्नर है। और प्लस लेस देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, लेस देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, लेस देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो एक सीसी होगा और 10 से कम, ध्यान रखिएगा 10 से कम, 10 से कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। मतलब एक सीआईसी हो गया और 10 से कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। मगर राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पे करते हैं, कमेटी की सिफारिश पे करेंगे। तो उस समिति में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री होगा, केंद्रीय गृह मंत्री होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो ध्यान दीजिएगा धारा 12 में बताया गया है सीआईसी का गठन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन। भी बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या होता है। कहते हैं कि इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 से कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, मतलब सूचना आयुक्त होंगे। लेस देन 10 यहाँ पर बोला गया है। इन सबकी अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति, इन सबकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक समिति की रिकमेंडेशन पे करेगा, समिति की सिफारिश पे करेगा। उस समिति में पीएम होगा, केंद्रीय गृह मंत्री होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। और ध्यान रखिएगा इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो पीएम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी नियुक्ति समितियां होती हैं, कोलेजियम को छोड़ दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है, बाकी लगभग सभी नियुक्ति समितियां मतलब अपॉइंटमेंट कमिटीज में पीएम ही उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कौन कौन होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके कार्यों का अधीक्षण, मतलब इसके कार्यों का सुपरिटेंडेंस या सुपरविजन, जो इसके काम हो रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, निर्देशन, डायरेक्शन देना, डायरेक्ट करना या प्रबंधन, मैनेजमेंट करना, ये किसके द्वारा होगा? ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कंट्रोल में होगा। ध्यान रखिएगा जो आपका केंद्रीय सूचना आयोग है, उसका केंद्रीय सूचना आयोग जो भी काम करेगा उसका अधीक्षण, उसका सुपरविजन, उसका डायरेक्शन और उसका कंट्रोल या उसका मैनेजमेंट किसके हाथों में होगा? वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के कंट्रोल में होगा, सीआईसी ही करेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये लोग मतलब कौन होंगे, किनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा, किनको बनाया जाएगा, उनकी योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो कहा गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, मतलब जो सीआईसी हैं और जो कम से कम 10 से ज़्यादा नहीं आईसी हैं, उनके बारे में कहा गया उनकी योग्यता क्या होगी। तो कहा गया वो या तो विधि, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, समाज सेवा, प्रबंध, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, जनसंपर्क माध्यम, कम्युनिकेशन या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखते हों। मतलब इनमें से किसी का भी, विधि है, विज्ञान है, समाज सेवा है, मैनेजमेंट है, पत्रकारिता है, इनमें से इनके पास में एक्सपीरियंस हो, व्यापक ज्ञान हो और जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे, मतलब एमिनेंट पर्सन्स होंगे। एमिनेंट का मतलब है प्रख्यात व्यक्ति होंगे, मतलब इन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया होगा। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई कि यही लोग सीआईसी बनेंगे और यही आईसी बनेंगे। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा या कोई अन्य सूचना आयुक्त होगा, मतलब सीआईसी और आईसी दोनों के बारे में कहा गया है।
वो ना तो संसद का सदस्य होगा, ध्यान रखना, ना किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा, ना किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा, ना कोई और लाभ का पद धारण करेगा, मतलब कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा, कहीं और से वेतन नहीं ले रहा होगा, या उसका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होगा, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होगा, मतलब उसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी संबंध नहीं होगा, या कोई भी कारोबार नहीं करता होगा, और कोई प्रोफेशन में भी नहीं होगा। यहाँ पे शर्तें बताई गई हैं कि शर्तें क्या क्या होंगी, कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो कंडीशंस जो बताई गई हैं वो धारा 12 की धारा 6 में बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा, धारा 12 की 6 में बताई गई हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं कि जो CIC और IC होंगे वो ना तो संसद के सदस्य होंगे, ना राज्य के विधानमंडल के सदस्य होंगे, ना ही वो राजनीतिक पार्टी से उनका कोई संबंध होगा, ना ही वो लाभ का पद धारण करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे, और ना ही वो किसी कारोबार में होंगे, ना ही वो किसी वृत्ति या पेशे में होंगे। वही यहाँ पे CIC और IC बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7वां, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से NHRC का भी दिल्ली में था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। और अगर ये चाहे तो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यानी कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से अगर ये चाहें तो कहीं और भी इसका कार्यालय स्थापित कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो कहीं और भी इसका कार्यालय, इसका ऑफिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका नॉर्मल है कि दिल्ली में होगा, ठीक है। ये आपका मतलब 7, धारा 12 जो थी उसके अंदर टोटल 7, धारा 12 में टोटल 1 से 7 खंड थे। धारा 12 में 1 से 7 इसके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है पदावधि और सेवा शर्तें। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो कानून आप देख रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन 2019 में हुआ है। बहुत बड़ा संशोधन था 2019 में। अब आरोप लगता है यहाँ पे कि 2019 से ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो संस्थाएं काम करती हैं, इनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। कैसे की गई है? पहले यहाँ पे ये कहा गया था कि जो चीफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, केंद्रीय सूचना आयोग होगा, उसके अंदर जो CIC होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और जो IC होंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, इनका एक कार्यकाल फिक्स था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इनकी 65 साल रिटायरमेंट एज होगी। इनका कार्यकाल फिक्स था, इनकी सैलरी भी फिक्स थी। लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया, सरकार ने क्या किया, धारा 13 को संशोधित किया, अमेंड किया और लिख दिया इनका कार्यकाल उतना होगा जितना केंद्र सरकार चाहेगी। एक तो ये बड़ा संशोधन किया। अब आप सोचिए कि पहले तो कम से कम सुरक्षा थी, किस चीज़ की? कार्यकाल की सुरक्षा थी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था। अब सरकार ने इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ही खत्म कर दिया, मतलब अब कार्यकाल की सुरक्षा खत्म कर दी। तो यहाँ पे अब क्या करा, अब इन लोग ने बोल दिया कि जो केंद्र सरकार जितना कार्यकाल चाहेगी उतना कार्यकाल इन लोगों का होगा। एक तो ये चीज़ खत्म कर दी। दूसरा, पहले जो वेतन होता था वो भी फिक्स था। अब इन लोग ने बोला, इस एक्ट ने बोला कि जो वेतन भी उतना होगा जितना केंद्र सरकार चाहेगी। तो वेतन भी केंद्र सरकार के। अब आप ये बताइए, ये एक स्वतंत्र संस्था है, इस स्वतंत्र संस्था में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप, उसका इंटरवेंशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप स्टेट में आओगे, राज्य में आओगे, तो वहाँ पे पहले लिखा हुआ था कि जो राज्य के अंदर, जैसे ये तो केंद्र में बनता है, इसी तरह राज्य में भी एक कमीशन बनेगा, उसको हम कहेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। उसमें भी इतने ही लोग होंगे, बट वो कहलाएंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो उनके बारे में था कि उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा और 65 वर्ष का होगा, दोनों में जो पहले हो, मतलब 65 साल रिटायरमेंट एज होगी और 5 साल का कार्यकाल होगा। लेकिन वहाँ पर भी लिख दिया गया कि कार्यकाल उतना होगा जितना केंद्र सरकार तय करेगी। यानी कि ये भारत के संघात्मक ढांचे को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करता है। क्योंकि यहाँ पे राज्य के जो राज्य आयोग के जो मेंबर्स और उसका जो कमिश्नर है, उनकी जो टाइम है, टर्म है, वो भी कौन डिसाइड करता है? वो भी केंद्र सरकार ही तय कर रही है। वेतन भी केंद्र सरकार तय करेगी। ये 2019 का एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा।
ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पदावधि और सेवा शर्तें, ये मैंने जो बेयर एक्ट यहाँ पर लिया है ये बिफोर 2019 का बेयर एक्ट है, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि चीज़ें कहाँ पर बदल दी गई हैं बिफोर 2019। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहा गया कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उस 65 वर्ष की आयु तक पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक पद धारण नहीं करेगा। और जो प्रत्येक सूचना आयुक्त होगा वो भी यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। एक मिनट रुकिएगा, ये बेयर एक्ट आपका 19 के संशोधन का ही बेयर एक्ट है। तो यहाँ पे कहा गया मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। ये देखिए, अब इसका टर्म कौन डिसाइड करेगा? इसका टर्म डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे पहला पॉइंट आया कि जो कार्यकाल होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। और जो उसके बाद में फिर कहा कि ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसकी आयु 65 वर्ष की होगी, और प्रत्येक सूचना आयुक्त की भी केंद्र सरकार करेगी, वो भी पात्र नहीं होंगे, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखिए समझिएगा, 2019 का जो संशोधन था, 2019 का जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसमें ये कहा गया कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इनका जो कार्यकाल होगा, वो कौन तय करेगा? वो केंद्र की सरकार तय करेगी। केंद्र की सरकार तय करेगी, डिटरमाइन करेगी। ठीक है, इनका कार्यकाल केंद्र की सरकार तय करेगी। मैं भी आपको यहीं पे बता दूं, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे और जो स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसका कार्यकाल भी केंद्र सरकार तय करेगी। और यहाँ पे कहा गया कि इनकी जो रिटायरमेंट एज होगी, रिटायरमेंट एज ये 65 वर्ष होगी। स्टेट की भी 65 वर्ष होती, मतलब इन दोनों का कार्यकाल फिक्स नहीं है। पहले 5 वर्ष होता था, अब फिक्स नहीं है। और इनकी जो रिटायरमेंट एज होगी वो 65 वर्ष होगी, वो पहले भी 65 वर्ष थी। और ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ऐसे स्टेट के बारे में भी कहा गया है कि ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब इनका जो पद है ये दोबारा उस पद पे नहीं आ सकते। तो ये 2019 का संशोधन है। संशोधन के बाद की पोजीशन यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, ये पहले भी पॉइंट था, ये पॉइंट पहले भी था, केवल चेंज यहाँ पर किया गया और सैलरी में चेंज किया गया है कि जो इनका वेतन वगैरह होगा, इनका जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनका जो वेतन वगैरह होगा वो भी कैसे होगा? केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार तय करेगी, वेतन वगैरह भी केंद्र सरकार तय करेगी। ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो गया
उसके बाद में तीसरे नंबर पे कहा गया है शपथ। इनको शपथ लेनी होगी और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। शपथ का प्रारूप कहाँ पे दिया गया है? तो शपथ का प्रारूप संविधान में नहीं है, शपथ का प्रारूप दिया गया है पहली अनुसूची में। शपथ का प्रारूप दिया गया है इस कानून की पहली अनुसूची में। इस कानून में 2 अनुसूचियां हैं, तो जो पहली अनुसूची है वो यहाँ पर शपथ का प्रारूप है। तो ध्यान रखिएगा, जो शपथ है वो धारा 3 में है, ठीक है, धारा 13 की धारा 13 की उपधारा 3 में, ठीक, उसमें शपथ के बारे में है। और अगर इनको रिजाइन करना होगा तो ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, ये धारा 4 में है। अगर इनको रिजाइन करना होगा, रेजिग्नेशन, तो ये रिजाइन करेंगे किसको? राष्ट्रपति को। ये रिजाइन करेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो 5वां पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा। अब इसको भी मैं बताऊंगा कि इनको हटाया कैसे जाता है, वो तो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे हटाया जाएगा। तो इनको हटाने की प्रक्रिया धारा 14 में दी गई है, ठीक है। 14 भी हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये फिर चेंज किया गया है, 2019 में चेंज हुआ है, मैंने आपको लिखवा भी दिया था। इनके जो वेतन भत्ते होंगे CIC और IC के, वो होंगे जो केंद्र सरकार विहित करेगी। मतलब इनका जो वेतन भत्ता होगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। तो देखिए, ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया है कि वेतन केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। ये 2019 में एक संशोधन किया गया था। तो ये आपका धारा 13 है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपका आता है धारा 14, हटाया कैसे जाएगा ये समझना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जो यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और जो सूचना आयुक्त होंगे, उनको हटाने का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल उसी प्रकार होगा जो स्टेट के केस में होता है। जैसे हम लोग ने NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के केस में पढ़ा था। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आ जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वो तरीका क्या होगा। सबसे पहला कि यहाँ पे अगर साबित कदाचार का आरोप लगता है या असमर्थता का आरोप लगता है, यानी कि प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जब साबित कदाचार या असमर्थता का आरोप लगेगा तो राष्ट्रपति ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करेगा और सिफारिश करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश करते हुए ये कहा कि इनको हटाया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको नहीं हटाना है तो राष्ट्रपति इनको नहीं हटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, साबित कदाचार और असमर्थता का जब आरोप लगेगा तो ये मैटर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट हटा देंगे। हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? हटाने के लिए एक रिकमेंडेशन देंगे, एडवाइस देंगे और राष्ट्रपति को उसी एडवाइस पे हटाना होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड आता है कि राष्ट्रपति, 5 मामले ऐसे हैं जहां राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पे हटाएंगे। मतलब आप जानते हो कि राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन खुद नहीं लेता, उसके नाम से किए हुए माने जाते हैं, बट एडवाइस तो मंत्री परिषद ही देती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देती। तो वो मामले कौन कौन से? सबसे पहला, दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, ऐसे अपराध के लिए दोषित किया गया हो जो नैतिक अधमता में शामिल है। मैंने आपको लास्ट बार बताया था, मोरल टर्पिट्यूड कहते हैं। मतलब ऐसे अपराध का दोषी हो, मोरल टर्पिट्यूड, ऐसे अपराध का दोषी हो जिसमें नैतिक अधमता, मतलब उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो इमोरली गलत है। नैतिक अधमता जैसे करप्शन वगैरह का अपराध हो गया, नैतिक अधमता शामिल है। वो लाभ के पद पर है, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वो लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, कहीं और से वेतन उठा रहा है, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से बने रहने के लिए अयोग्य है। मतलब यहाँ पे आएगा मेंटली या बॉडीली इन्फर्मिटी, मेंटली या बॉडीली इन्फर्मिटी।
आप केवल बस यही कीवर्ड्स आप नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दिवालिया हो गया हो, उसके बाद में लाभ के पद पे हो, नैतिक अधमता में शामिल हो, उसके बाद में शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो गया हो, या उसने कोई ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके पद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, मतलब उसने फाइनेंशियल इंटरेस्ट अर्जित किए हैं। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? हो सकता है कि वो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है कि उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो, तो वो यहाँ पर पॉइंट आ सकता है, वित्तीय और कोई अन्य हित अर्जित की हो। तो टोटल 5 केसेस हो गए। फिर से सुन लीजिएगा। हटाएंगे राष्ट्रपति, सीआईसी और आईसी, इनको हटाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे? पहला पॉइंट, साबित कदाचार या असमर्थता के माध्यम पे अगर आरोप साबित कदाचार का या असमर्थता का लगता है तो राष्ट्रपति ये मैटर भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जांच करके रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट में अगर राष्ट्रपति को बोलता है कि इन्हें हटाना है तो राष्ट्रपति हटा देंगे, अगर बोलता है कि नहीं हटाना है तो नहीं हटाएंगे। फिर आता है कि कुछ 5 मामले ऐसे हैं जहां राष्ट्रपति स्वयं हटा सकते हैं। स्वयं का मतलब होता है मंत्री परिषद की सिफारिश पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पे। पहला केस आपका है, इसमें दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो। दूसरा केस है मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसे अपराध का दोषी हो जहां पे नैतिक अधमता शामिल है। उसके बाद में बॉडीली या शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो गया हो, इन्फर्म हो गया हो, किसी ऐसे वित्तीय हित को अर्जित किया हो जिससे इसके पद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है, या किसी लाभ के पद पर है। तो ये 5 केसेस हैं जहां पर इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। ये आपका अब आता है कि किसको कहेंगे साबित कदाचार। जैसे आपने देखा कि साबित कदाचार का मतलब अगर आप जनरल तौर पे लोगे तो साबित कदाचार का मतलब होगा गलत आचरण, मिसकंडक्ट होता है, या असमर्थता, या असमर्थता। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इसको कहते हैं इनकैपेसिटी। कब माना जाएगा कि साबित कदाचार या असमर्थता का आरोप लगा है तो वो आरोप सही है? तो देखिएगा, इसमें ये कहा गया कि मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी या अन्य सूचना आयुक्त आईसी अगर भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंधित या उसमें हितबद्ध हैं, मतलब जो भारत सरकार ने कोई संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों का कोई इंटरेस्ट है, कोई हित है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भारत सरकार द्वारा किए गए करार का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, किए गए करार में हित हो, मतलब हित का मतलब है इंटरेस्ट हो। वो इंटरेस्ट कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, या डिसीजन लेने वाला भी हो सकता है कि हम इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, या जो कंपनी होती है कॉरपोरेट जिसको कहते हैं, उस कंपनी के किसी सदस्य के रूप में कंपनी में लाभ कमा रहा है, मतलब भी आपको बताया किसी कंपनी में डायरेक्टर वगैरह है, लाभ ले रहा है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों के केस में क्या समझा जाएगा? कदाचार माना जाएगा। मतलब भारत सरकार द्वारा किए गए करार में इंटरेस्ट है, उसका हित है, या किसी कंपनी से लाभ लेता है, या उनके अलावा मतलब कोई इनडायरेक्ट रूप से लाभ ले रहा है, इनडायरेक्टली कोई लाभ ले रहा है कंपनी से, तो उसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा साबित कदाचार, इसी को बोलेंगे प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है। ये आपका धारा 14 थी कि कैसे हटाया जाएगा। अब आता है धारा 15, राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग देखिए, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसको बोलेंगे राज्य सूचना आयोग। इसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी।
इसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी। इसमें एक होगा राज्य मुख्य, इसमें एक होगा राज्य मुख्य आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 से कम राज्य सूचना आयुक्त। राज्य मतलब आप इसको अदर भी कह सकते हो, राज्य सूचना आयुक्त। यहां पे अन्य आएंगे, अन्य, क्योंकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो ये हो गया और इसके साथ में 10 से कम सूचना आयुक्त होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक, राज्यपाल, वही पॉइंट है, राज्यपाल एक सिफारिश पे करेंगे, एक समिति की सिफारिश पे करेंगे। उस समिति में मुख्यमंत्री होगा प्लस विधानसभा, वहाँ पे लोकसभा था, यहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा या कोई अन्य मंत्री होगा, कोई अन्य मंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीएम होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा या कोई अन्य मंत्री होगा। तो नॉर्मली यहाँ पर जो खास मंत्री होते हैं वही शामिल किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर हो गया अन्य मंत्री, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। अब आगे कहा गया कि जो राज्य सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, उसके कार्यों का साधारण अधीक्षण, जो अभी मैंने आपको बताया, सुपरविजन, निर्देशन, डायरेक्शन और प्रबंधन, मैनेजमेंट कौन करेगा? राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त करेगा, मतलब चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर करेगा, मतलब इसी के कंट्रोल में पूरा आयोग होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल उसी की तरह ये पॉइंट चलेंगे। अब कहता है कि इसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी, तो जो योग्यताएं सेंट्रल के केस में होती थी वही योग्यताएं होंगी। कानून में उसका ज्ञान हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, समाज सेवा हो, प्रबंध हो, पत्रकारिता हो, जनसंपर्क माध्यम हो, प्रशासन हो, शासन में व्यापक ज्ञान अनुभव रहा हो। फिर वही पॉइंट यहाँ पर आया है कि जो भी राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और जो राज्य सूचना आयुक्त होगा, ना ये संसद का सदस्य होगा, ना राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा, ना कोई अन्य लाभ का पद धारण करेगा, ना ही कोई राजनीतिक दल से इसका संबंध होगा, और ना ही कोई व्यापार में होगा, ना ही कोई पेशे में होगा। जो वहाँ पे पढ़ा था वही पॉइंट यहाँ पे भी है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करेगी। मतलब जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हेडक्वार्टर होगा वो ऐसे शहर में होगा कि जो स्टेट सरकार ने डिसाइड करके रखा हो, स्टेट सरकार ने राज्यपत्रित किया हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। अब आता है धारा 16, पदावधि और सेवा की शर्तें। मतलब क्या क्या यहाँ पे पदावधि है वो तो फिर से सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहले 5 वर्ष हुआ करता था, इनका कार्यकाल अब कर दिया गया जो केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड होगा। मतलब स्टेट का भी जो कार्यकाल होगा, यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है कि जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त होंगे या जो राज्य के अन्य सूचना आयुक्त होंगे, उनका कार्यकाल भी ऐसी अवधि के लिए होगा, ऐसे टर्म के लिए होगा जो केंद्र सरकार ने तय किया होगा, केंद्र सरकार ने डिसाइड किया होगा। और ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये पॉइंट वहाँ भी था कि ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनका रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होगा। ये हम लोग ने वहाँ भी पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा। स्टेट की भी जो पावर है वो सेंट्रल के पास में ही होगी। उसके बाद जो राज्य सूचना आयुक्त होंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका टर्म कितना होगा? सेम है जो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। उनका टर्म भी वही होगा जो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, या 65 वर्ष की आयु होगी, 65 वर्ष की जो आयु होगी। मतलब ये सब केंद्र सरकार के हाथों में। तभी आरोप लगता था कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो इस इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। उसके बाद में आता है
नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग ने वहां पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से सारे पॉइंट हैं, ठीक है। अब कहता है कि जो भी यहाँ पे राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनेगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो राज्यपाल के सामने क्या करेगा, शपथ लेगा। और शपथ का प्रारूप कहाँ दिया है, संविधान की पहली अनुसूची में, संविधान की पहली अनुसूची में दिया है। शपथ का प्रारूप कहाँ पर दिया हुआ है, संविधान की पहली अनुसूची में दिया हुआ है। अगर इनको इस्तीफा देना होगा किसी को भी, तो ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। केंद्र के लोग राष्ट्रपति को सौंपते थे, ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। इनको हटाने की जो रीति है वो धारा 17 में बताई गई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर कहता है कि वेतन, अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो वेतन होगा, स्टेट के कमिश्नर्स का जो वेतन होगा, ये भी केंद्र सरकार तय करेगी, ये भी तय करेगी केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी बातें स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस केवल गवर्नर आ गया है राष्ट्रपति की जगह, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब हटाने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो यहाँ पर स्टेट के केस में, सेंट्रल के केस में था, बस हटाने के लिए है राज्यपाल हटाएंगे। और सेम था, अगर साबित कदाचार का आरोप लगता है, या ध्यान रखिएगा, साबित कदाचार का आरोप लगता है या असमर्थता का लगता है, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, जांच के बाद जो भी सिफारिश करेगी राज्यपाल को माननी होगी। या तो अगर ऐसे नहीं तो राज्यपाल को अगर लगता है कि 5 केसेस में वो आ रहे हैं तो राज्यपाल हटा सकते हैं। यहाँ पर मंत्री परिषद की सिफारिश राज्यपाल को लेनी होगी। दिवालिया हो गए हों, दोष सिद्ध ऐसे अपराध के लिए किया गया हो जहाँ पे नैतिक अधमता, मोरल टर्पिट्यूड शामिल है, लाभ के पद पे लगे हुए हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं, या कोई ऐसे वित्तीय हित अर्जित किए हैं जिससे उनकी पोस्ट पे, उनके पद पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रतिकूल यानी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता हो। अब आता है अध्याय 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना आयोगों की शक्तियां, कृत्य, अपील तथा शास्तियां। एक एक करके देखते हैं। अध्याय 5 में दिया गया है, अध्याय का नंबर याद रखना, धारा 18। इसकी पावर क्या क्या होगी, देखिए। सबसे पहला, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य क्या होगा, ये कर्तव्य होगा कि जो निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। मतलब अगर कोई, जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, अब पता चलेगा कि किसी संगठन में, किसी लोक प्राधिकारी में कोई सीपीआईओ या कोई स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं है जो जानकारी देता है, फीस ज़्यादा मांगी गई, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, इन्फॉर्मेशन टाइम पीरियड के बाद में दी गई, ये सारे केसेस यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हम शिकायत करते हैं, शिकायत में जांच करेगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो किसी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि सदैव के दिन ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की गई। जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि यहाँ पर सीपीआईओ या एसपीआईओ की नियुक्ति नहीं की गई है, नियुक्ति नहीं की गई है। अब आप ये बताओ, जब सीपीआईओ या एसपीआईओ होंगे ही नहीं तो आप इंफॉर्मेशन मांगोगे किससे? तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ये आदेश करेगा डिपार्टमेंट को कि वहां पर इनकी नियुक्ति की जाए। ये तो पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आता है कि जानकारी देने से मना कर दिया हो, जानकारी तक पहुंच से मना कर दिया हो, इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया हो। तीसरे नंबर पे आता है कि जो जानकारी दी है उस समय सीमा के भीतर नहीं दी गई है। मतलब जो टाइम लिमिट थी 30 दिन या 48 घंटे की, उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे फीस ज़्यादा मांगी गई है, या जितनी 10 रुपए की फीस यहाँ पे लगती है या उससे ज़्यादा की फीस डिमांड करी गई है, या ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अपूर्ण, इनकम्प्लीट है, भ्रम में डालने वाली है, या मिथ्या है, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, या कोई भी अन्य मामला। तो फिर से सुन लीजिएगा। नंबर 1, क्या क्या इनकी कृत्य होंगे कि ये क्या करेगा, ये केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग किसी पर्सन से कंप्लेंट प्राप्त करेगा, शिकायत लेगा और उसकी जांच करेगा। किस संबंध में करेगा? नंबर 1, जहां पे सीपीआईओ एसपीआईओ ही नहीं है,
जहाँ पे गलत सूचना दी गई है, टाइम लिमिट के बाद दी गई है, वहाँ पे ऐसा करेगा। अपूर्ण है, भ्रम में डालने वाली है, वहाँ पे होगा मिथ्या सूचना दी गई है, समय सीमा के भीतर नहीं दी गई है या सूचना देने से मना कर दिया गया है, तो वहाँ पर इसकी जो पावर्स हैं इसकी जांच करेंगी। और जांच करके मैं आपको अभी से बता दूं, आगे चल के देखने को हम लोग को मिलेगा कि जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर 250 रुपये रोज का जुर्माना लगेगा, जब तक उसने इन्फॉर्मेशन, जैसे जिस दिन उसको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो मैक्सिमम टाइम होगा वहां से 250 रुपये रोज का जुर्माना होगा और अधिकतम 25,000 रुपये की शास्ति या पेनाल्टी यहां पर लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये धारा 18 में पहला खंड था, धारा 18 का पहला। इसमें कृत मतलब इसमें ड्यूटीज बताई गई हैं इसकी। ठीक, नेक्स्ट आता है, हाँ, अगर दूसरा नंबर है, अगर केंद्रीय सूचना आयोग को मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, राज्य सूचना आयोग को ऐसा लगता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्त आधार हैं, मतलब वो उसे लगता है कि हम जांच कर सकते हैं, तो वहां वो उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा, अपनी तरफ से भी जांच कर सकता है। और ध्यान रखना, जब वो जांच कर रहा होगा तो इसके पास में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और राज्य स्टेट इंफॉर्मेशन के पास सिविल कोड की सारी पावर्स होंगी। जो सिविल कोड की शक्तियां होती हैं, जो सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उसमें दी गई हैं, वो सारी शक्तियां इसके पास होंगी, यानी सिविल कोड की सारी शक्तियां होंगी। जैसे व्यक्तियों को सम्मन करना, उनको उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक साक्ष्य देने के लिए मतलब विवश करना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण करना, उनका निरीक्षण करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य को ग्रहण करना, न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मतलब मंगवाना, कोई फोटोकॉपी वगैरह मंगवाना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी करना, कोई अन्य विषय भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे सिविल कोड की सारी पावर्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, पेपर में इतना पूछता है कि कौन सी पावर होगी, तो आंसर है सिविल कोड की पावर होती है। ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपील। अपील इंपॉर्टेंट है, अपील को ध्यान रखिएगा। अपील में दो अपीलें होंगी, एक होती है फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील जो होगी वो सीनियर ऑफिसर के मतलब जो सीपीआईयू एसपीआईयू होंगे उनसे जो बड़ा अधिकारी होगा उसके पास में होगी। और कब कब होगी? जब निर्णय लिया गया है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, या अगर जो समय था वो समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त, वहां से 30 दिन के अंदर अपील होगी। 30 दिन के भीतर अपील, 30 दिन के भीतर अपील। मतलब पहली अपील कब होगी? जैसे मान लो कि जिस दिन डिसीजन लिया है, सपोज करो कोई डिसीजन ये लिया कि हम इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं, तो वहां से 30 दिन के अंदर अपील होगी। या इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो जब 30 दिन, क्योंकि 30 दिन का समय था इंफॉर्मेशन देने का, तो 30 दिन पूरे होने पे, 30 दिन जैसे ही पूरे होंगे उसके अगले 30 दिन के अंदर अपील होगी। और अपील कहां पर होगी? अपील सीनियर अधिकारी के पास में होगी। किसके पास में होगी? अपील सीनियर ऑफिसर के पास में होगी। ठीक है, सीनियर ऑफिसर के पास में। ये फर्स्ट अपील होती है। उसके बाद जो सेकंड अपील होगी, सेकंड अपील, ये सेकंड अपील किसके पास में होगी? ये आपकी होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में। मतलब जो सेकंड अपील होगी ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होगी या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में होगी। ये कब होगी? ये 90 दिन के अंदर होती। कितने दिन के अंदर होगी? ये 90 दिन के भीतर होगी। कहाँ से काउंट करोगे? जो निर्णय लिया गया था, मतलब जो डिसीजन जिस दिन लिया जाना चाहिए था और समय जब खत्म हुआ है उसके 90 दिन के अंदर होती है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे निर्णय लिया गया था और जहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए था और जो वास्तव में लिया गया है उसके 90 दिन के अंदर होगी। जहाँ पे डिसीजन मतलब निर्णय लिया जाना चाहिए था, निर्णय लिया जाना चाहिए था, या वास्तव में जिस दिन निर्णय लिया गया है, वास्तव में लिया गया है उसके 90 दिन के अंदर। जो निर्णय लिया जाना चाहिए था, जिस दिन निर्णय डिसीजन लेना चाहिए था उसके 90 दिन के अंदर, या
जब डिसीजन ले लिया गया है कि हम मान लो उसने डिसीजन ले लिया कि हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो उसके 90 दिन के अंदर सेकंड अपील होगी। तो फर्स्ट अपील 30 दिन के भीतर होती है, सीनियर ऑफिसर के पास में होगी। सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में होगी, 90 दिन के अंदर होती है। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है अपील का। बस इतना ही आपको पूरे पैराग्राफ में याद करना है। ठीक है, ये धारा 19 अपील का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या करेगा वो सिंपल है। अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां हैं। पहला क्या है, लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो जो पब्लिक अथॉरिटी होती है। पहला, सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, सूचना प्रोवाइड कराना या नियुक्त करना। मैंने भी आपको बताया था, अगर नियुक्ति नहीं है तो नियुक्त करेगा, प्रवर्गों को सूचना वगैरह को प्रकाशित करेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जो अपील है वो अपील किस धारा में है, किस भाग में है, कितने कितने दिन के भीतर होती है और कहाँ होती, वो खाली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेनाल्टी कितनी होगी। तो मैंने भी आपको बताया कि जो पेनाल्टी होगी वो 250 रुपये से 250 रुपये पर डे होगी और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगी। और कब से शुरू करेंगे, जिस दिन वो सूचना देनी चाहिए थी नहीं दी गई है, मतलब या तो समय एक्सपायर हो गया है, वहाँ से काउंट करेंगे। सूचना देनी चाहिए थी, अब मान लो कि जिस दिन सूचना देनी चाहिए थी, तो सूचना कब देनी चाहिए थी, कितने समय के भीतर, 30 दिन के भीतर देनी चाहिए थी। तो जैसे 30 दिन पूरे हो जाएंगे, 31वें दिन से पेनाल्टी शुरू होगी और 250 रुपये पर डे होगी, लेकिन 25,000 रुपये तक मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये यहाँ पे केवल इतना पेनाल्टी में बस आपको ध्यान रखना है। अब आपका अध्याय 6 आता है। अध्याय 6 में कहा गया है, तो हर एक्ट में आपको मैंने बता रखा है, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। गुड फेथ में अगर कोई काम किया गया, एक्शंस टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया गया है, गुड फेथ में कोई काम किया गया है, मतलब अगर किसी भी अधिकारी ने, यहाँ पे जितने भी अधिकारी अगर उन्होंने गुड फेथ में सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया है, तो उनके ऊपर किसी भी केस में मुकदमा, किसी भी हालत में मुकदमा नहीं चल सकता। ये धारा नंबर 21 है। उसके बाद सेक्शन 22 आता है, अध्यारोही प्रभाव होना, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के संबंध में है, वो हम लोग ने बात की थी। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, मतलब यहाँ पे न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय कोई भी यहाँ पे मामला संज्ञान में नहीं लाएगा। जो भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्णय होगा, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्णय होगा, वो अंतिम होगा। उसके विरुद्ध कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। न्यायालय के पास यहाँ कोई पावर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद धारा 24 आती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि कुछ संगठनों पर ये लागू नहीं होगा, मतलब ये जो कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कुछ संगठनों पर लागू नहीं होगा। और वो कौन से संगठन होंगे, वो आपके आसूचना और सुरक्षा संगठन होंगे, इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। वो आपके इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी, या आप इसको लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप इसको इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन की जगह आप इसको इंटेलिजेंस कर लीजिए, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू नहीं करेगा, अभी बताएंगे। और ये कौन कौन से होंगे, मतलब किन किन संगठनों को आप इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहोगे, जो आपके सेकेंड शेड्यूल में दिए गए हैं, जो आपके सेकेंड शेड्यूल में दिए गए हैं। मतलब, और ध्यान रखना, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इनको स्थापित कौन करेगा, इनको केंद्र सरकार स्थापित करेगी। इनको केंद्र सरकार स्थापित करेगी, इनको केंद्र सरकार इस्टेब्लिश करेगी। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित करेगी,
केंद्र सरकार उनको स्थापित करेगी और उन्हीं के बारे में कहा गया है कि उन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन एक अपवाद भी है कि अगर इनसे संबंधित कोई मामला करप्शन का है, ध्यान से सुनिएगा, या मानवाधिकारों के उल्लंघन का है, मतलब अगर इनके द्वारा कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, ये आरोप लगा है कि इनमें से किसी ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, उसके संबंध में कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन का है तो यहाँ पे जानकारी देनी होगी। फिर से सुन लीजिएगा। और किन किन कौन कौन सा मामला है? भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के अतिक्रमण का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मामला करप्शन का है, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मामला करप्शन का है, इनमें से किसी के ऊपर भी करप्शन का आरोप लग रहा है, या मामला ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर मामला करप्शन का है या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का है, तो इस केस में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर हम ये नहीं कह सकते कि इन पे आरटीआई लागू नहीं करेगा, फिर इन पे भी आरटीआई लागू कर जाएगा। अगर हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं करप्शन की या ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की, तो यहाँ पर आरटीआई लागू कर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया, जो यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित है, मतलब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से जुड़ी हुई सूचना है, तो उसको 45 दिन के अंदर देना होगा, 45 डेज के अंदर देना होगा। यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात, मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी वो यहाँ पे किसी सीपीआईओ वगैरह से नहीं मांगी जाएगी, वो सीधे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से मांगेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग से मांगेंगे। तो कहता है कि धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे तो 30 दिन था और 48 घंटे था, कहता है किसी बात के होते हुए भी, मतलब कुछ भी लिखा हो वहाँ पे, अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के अंदर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है ये वाला पॉइंट, कि अगर मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचना मांगी गई है किनसे? इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी संगठनों से, तो वो सूचना 45 दिन के अंदर देनी होगी। और ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी, मतलब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके बाद ही दी जाएगी। उसके बाद फिर कहता है, जो केंद्र सरकार है, जो आपकी सेकंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल, उसमें जो भी संगठन है, टोटल आज उस समय टोटल 26 संगठन है, ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 26 संगठन दिए हुए हैं। ठीक है, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं टोटल 26 हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी और संगठन को भी इसमें शामिल कर सकती है। उसके लिए क्या करना होगा? एक अधिसूचना निकालनी पड़ेगी, एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। एक नोटिफिकेशन या अधिसूचना निकालनी पड़ेगी और उसमें किसी भी संगठन को सरकार शामिल कर सकती। ये पावर किसको दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ठीक, और जो भी अधिसूचना निकाली गई होगी उसको संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा विचार करवाने के लिए। और अगर वो स्टेट से संबंधित है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को वो सूचना 45 दिन के अंदर देनी होगी। अब आता है मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। तो मॉनिटर करेगा कौन? या तो केंद्र, अगर केंद्र सरकार, केंद्र से संबंधित मामला है तो केंद्र सूचना आयोग मॉनिटर करेगा, और अगर राज्य से संबंधित मामला है तो राज्य सूचना आयोग मॉनिटर करेगा। और हर वर्ष ये लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, एक रिपोर्ट देंगे, वो हर साल इनको देनी होगी। फिर ये आप छोड़ सकते हैं, कार्यक्रम तैयार के नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। यहाँ केंद्र सरकार नियम बना सकती है, फिर यहाँ पे राज्य सरकार नियम बना सकती है। इनके खाली धाराएं याद कर लीजिएगा बस, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की धाराएं। उसके बाद में फिर आता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी कानून कठिनाई उत्पन्न करता है या कोई भी बात इस कानून को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न करती है तो सरकार उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेगी, उसको दूर करेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर है। और ये 31 है, मैंने आपको बताया था कि 2002 में
एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना स्वातंत्र अधिनियम। इसको ख़त्म किया गया था क्योंकि इसी के स्थान पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आती है अनुसूची। ये पहली अनुसूची है और ये अनुसूची शपथ से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया कि शपथ सारे लोगों के लिए सेम है। ठीक है, शपथ सबके लिए सेम रखी गई है, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो, सूचना आयुक्त हो, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त हो या राज्य के सूचना आयुक्त हो। तो ये पहली अनुसूची में शपथ बताई गई है। और जो दूसरी अनुसूची है इसमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी संगठन बताए गए हैं। जैसे इसमें आसूचना ब्यूरो हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी हो गई, ये मंत्रिमंडल सचिवालय हो गया, उसके बाद में राजस्व सूचना निदेशालय, रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट हो गया, आर्थिक आसूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय ईडी है, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वैमानिक अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमांत बल एसएसबी है, सीमा सुरक्षा बल एसएसबी है, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स हो गया यहाँ पे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी हो गया, असम राइफल्स हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया, उसकी ये आपका सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था। उसके बाद में आयकर महानिदेशालय, इनकम टैक्स का डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन का जो होता है वो यहाँ पर आएगा, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ जिसको कहते हैं वो यहाँ पर आ गया, वित्तीय या सूचना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो गया, विशेष सुरक्षा ग्रुप यहाँ पे एसपीजी हो गया। उसके बाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सीमा सड़क, राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई हो गई। कुल मिला के इसमें 25 दिए गए, वैसे 26 हैं, 26 यहाँ पे आपको याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर कितने दिए गए हैं, तो दूसरी अनुसूची में टोटल 26 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर दिए गए। और इसका संबंध किससे है? धारा 24 से है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, धारा 24। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं और हमने आपको लगभग सारे धाराएं यहाँ पे बताई हैं। एक आध दो धाराएं हैं जो आपको नहीं पढ़नी है लेकिन बाकी आपको पढ़ना होगा, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिसमें धारा 8 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, ये सब धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने डिस्कस किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एक बार इसकी धाराओं को देख लेते हैं। सबसे पहले ये सारी धाराएं हम लोग कल कर ही चुके थे। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हो चुका, डिस्कस कर लिया। पदावधि और सेवा शर्तें, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, पदावधि और सेवा की शर्तें हो गया, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त हो गया, सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य अपील तथा शक्तियाँ, सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य अपील शास्तियाँ, अध्याय 6 में। ये अध्याय 6 काफ़ी बड़ा था, इसमें कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको टिक कर देता हूँ, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, 21 इंपॉर्टेंट है, 23 इंपॉर्टेंट है, 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आपका कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, ये धाराएं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक पॉइंट, ये बात धारा 12 में ही है, धारा 12 की मैं बात करने जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे धारा 12 में आपको यहाँ पे पीएम होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। यहाँ पे मैंने आपको गृह मंत्री बता दिया था, अभी मुझे याद आया है कि यहाँ पे गृह मंत्री नहीं होता है, इसकी जगह पे यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड एक मंत्री होगा। मैं लिख देता हूँ कि मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पे होगा। गृह मंत्री गलती से हो गया था, अभी याद आया जब मैंने धारा को रिकॉल किया था, धारा 12, तो यहाँ पे मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम होगा और स्टेट में मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा लॉ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जब आप इसको देख रहे होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।